हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क हॉर्स बुक जो किताब है। उस किताब में पढ़ने के बाद जो 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने ढूंढ के निकाली हैं या जो 10 चीज़ें मुझे सबसे इंस्पायरिंग लगी, उन 10 बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो डार्क हॉर्स बुक है ये लिखी है डॉक्टर नीलोत्पल मृणाल ने, और सारे यूपीएससी या जो भी कहूँ पीएससी एस्पिरेंट हैं उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी बातें जो इस किताब में इम्पॉर्टेंट हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, जो 10वीं चीज़ है, हम जा रहे हैं 10 से 1 की तरफ, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, और इसकी जो 10th बात है जो मुझे इंस्पायरिंग लगती है वो है रियलिटी ऑफ गुड कोचिंग्स एंड बैड कोचिंग्स। दोस्तों, इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, और उन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी कोचिंग्स इंडिया में अवेलेबल हैं। कुछ तो शहर भी ऐसे हैं जो सिर्फ कोचिंग हब माने जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे, कोटा का नाम आपने सुना होगा। कोटा में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पर जेई की कोचिंग्स हैं, नीट की कोचिंग्स हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की कोचिंग है, और यूपीएससी की भी कई सारी कोचिंग क्लासेस हैं। तो दोस्तों, ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप एक अच्छी कोचिंग क्लास और एक बुरी कोचिंग क्लास के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ऑथेंटिक कोचिंग क्लासेस फेक कोचिंग क्लासेस होती हैं, जिनमें जो टीचर्स होते हैं और उनकी टीचिंग का जो पर्पस होता है वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए काम करते हैं। और जो बैड कोचिंग्स होती हैं, उन कोचिंग्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी टीचिंग स्टाफ होता है, उनका मेन पर्पस होता है पैसे कमाना, और वो प्रोफेशनल तरीके से टीचिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अर्निंग करनी है। वो कई सारे कोर्सेज बेचते हैं, कई सारी उनकी किताबें बेचते हैं, बहुत सारे लुभावने ऑफर बच्चों को देते हैं, और फाइनली उन बच्चों को एग्ज़ाम में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि गुड कोचिंग्स कैसी होती हैं और बैड कोचिंग्स कैसी होती हैं। इस किताब में एक ऐसा सीन है जहाँ पर इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है वो दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एडमिशन लेने जाता है, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपनी कोचिंग को डिसाइड करने के लिए। और एक बार वो किसी गलत कोचिंग में एडमिशन ले लेता है, जिससे उसका काफ़ी समय, एनर्जी और पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये था इसका 10th पॉइंट, वो है रियलिटी ऑफ गुड कोचिंग्स एंड बैड कोचिंग्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो 9th बात है वो है सिविल सर्विस इज नॉट एवरीथिंग। दोस्तों, कई सारे बच्चे अपना एक मेन मोटिव बना लेते हैं, एक एम बना लेते हैं कि उनको सिविल सर्वेंट बनना है। और अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में जो वैकेंसीज आती हैं उनकी संख्या होती है बहुत कम, और इसमें अप्लाई करने वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक सीधी सी सर्टेन बात है कि सारे के सारे लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत हाई है। तो सारे के सारे तो उस यूपीएससी एग्ज़ाम को या किसी भी पीएससी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिनका कहें तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, जो मेहनत बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक ढंग से पढ़ाई करते हैं और पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं, वो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हैं, और कई सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि सिविल सर्विस ही सब कुछ नहीं है। दुनिया में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज में पास नहीं हो पाते हैं तो इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, उनमें पास होके, और एक अच्छा कैरियर आप उनमें भी प्राप्त कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज ही सब कुछ नहीं होता। इस किताब में ऐसे दो तीन इंसिडेंट आपको देखने मिलेंगे जब एक एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज में अनसक्सेसफुल होने के बाद, फेल होने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है, और वो इतनी बुरी तरह से उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल और सारी चीज़ें हिल जाती हैं कि वो किसी दूसरे ऑप्शन के लिए भी फिर सरवाइव नहीं कर पाता है। तो याद रखिए, सिविल सर्विसेज इज़ नॉट एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो है हाउ टू चूज अ गुड कोचिंग एंड अ बैड कोचिंग। इस बुक में एक
ऐसी चीज़ बताई गई है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह की कोचिंग में एडमिशन लेना है और कैसे हमें चूज़ करना चाहिए कि हम गुड कोचिंग कौन सी है और बैड कोचिंग कौन सी है। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको दिल्ली का जो मुखर्जी नगर है वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। तो ये बुक आपको थोड़ा सा आइडिया देगी कि किस तरह की कोचिंग्स अच्छी कोचिंग होती हैं और किस तरह की कोचिंग्स बुरी कोचिंग होती हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला इसका जो पॉइंट है वो है हाउ स्टूडेंट्स फूल देयर फैमिलीज। वे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस, उनका बहुत सारा पैसा, उनके बहुत सारे इमोशंस लेके बड़े शहरों में जाते हैं किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पे जो कोचिंग्स होती हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई होती है। जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं वो हॉस्टल या वो फ्लैट, उसका रेंट बहुत हाई होता है। जब वो किसी बड़े शहर में जाकर रहते हैं तो वहाँ पे मेस का खर्चा, उनका टिफ़िन, उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और पेरेंट्स, सारे के सारे पेरेंट्स दुनिया में रिच नहीं होते या उतने बड़े खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और उन बच्चों के फ्यूचर के लिए और कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा कोई बड़ा आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने। तो इन एक्सपेक्टेशंस के कारण वो कहीं से पैसे उधार लेके या कहीं से अरेंज करके अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को एक बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। और इस बुक में बताया गया है कि हाउ स्टूडेंट्स फूल देयर फैमिलीज, कि वो बच्चे बड़े शहरों में जाके जब एक चकाचौंध भरी दुनिया को देखते हैं और बड़े बड़े घरानों से आए हुए बच्चों को देखते हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करने वाले लड़के लड़कियों को देखते हैं, तो अपना मोटिव, अपना एम, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को एक तरह से भूल जाते हैं और अपने पर्पस को लेके जो है वो भटक जाते हैं। और फिर वो विशियस साइकिल शुरू होता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को फूल करना चालू कर देते हैं, अपने फेलियर्स को छुपाने लगते हैं, झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे होता ये है कि उन पेरेंट्स के पैसे खर्च होते चले जाते हैं और ये बच्चे जो उस बड़े शहर में रह रहे हैं ये वहाँ रहते रहते हैं, अपना समय, पैसा, एनर्जी सब कुछ वेस्ट करते रहते हैं और फाइनली उनको लास्ट में असफलता ही हाथ लगती है और वो फेल होकर वापस आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी। तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी फैमिली को कैसे फूल करते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, जो एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट को कभी नहीं करना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर इज स्टेटस एंड इंटेलेक्चुअल सिंबल। इस किताब में ऐसे 2-3 इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमेशा से ही भारत के अंदर कहें तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो एक स्टेटस का या इंटेलेक्चुअल सिंबल रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को अंग्रेजी अखबार पढ़ते हुए देखते हैं तो आपके मन के अंदर एक अजीब तरह की इम्प्रेसिव इमेज उस व्यक्ति की बन जाती है। और कई बार तो कई सारे लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर सिर्फ इसलिए हायर करते हैं ताकि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रूव कर सकें और दिखा सकें कि उनका स्टेटस कितना हाई है, भले ही उन्हें उस इंग्लिश न्यूज़पेपर में कुछ समझ में आता हो अथवा ना आता हो। वो इंग्लिश न्यूज़पेपर उनको अपने इम्प्रूवमेंट में, जीएस के इम्प्रूवमेंट में या फिर इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता हो या ना करता हो, वो खर्चा सिर्फ इसलिए उठाते हैं ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रूव हो सकें दूसरे लोगों के सामने। इस किताब में एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपको ये पूरा सीन समझाएगा। उसके लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो इसका 5th पॉइंट है वो है कोचिंग्स दैट डू नॉट डू वेल स्टार्ट टिफिन सेंटर्स। दोस्तों इस किताब में एक सिचुएशन बताई है जहाँ पर दिल्ली के मुखर्जी नगर में बहुत सारी कोचिंग्स ओपन होती हैं। हर नए साल में वहाँ पर 150 नई कोचिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। उनका एडवर्टीजमेंट होता है, ये बताया जाता है कि उनमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर वो खुद एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर हैं। वो डेमो देने के लिए बच्चों को आते हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि अगर आप हमारी कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो आपको एक फ्री लैपटॉप दिया जाएगा या फिर पूरी गारंटी है कि आप डेफिनेटली 2-3 साल में आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। और जहाँ तक कि वो इतना तक कह देते हैं उन बच्चों से कि अगर आप 2 साल में पास नहीं हुए तो आपको 100% फीस तक रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी उनका क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत बुरा होता है और कुछ सालों बाद वो कोचिंग्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती। तो
जब कोचिंग्स डाउन जाने लगती हैं, उन कोचिंग्स में एडमिशन होना कम हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो उन कोचिंग्स में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो तब जाके ये बात आती है कि कोचिंग्स दैट डू नॉट डू वेल स्टार्ट टिफ़िन सेंटर्स, कि वो वहाँ पे टिफ़िन सेंटर्स चालू कर देते हैं। इस किताब में आपको एक फ़नी इंसिडेंट दिखेगा जहाँ पर एक क्लास चल रही है और जो इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है वो क्लास में बैठा हुआ है, उसने उस कोचिंग में एडमिशन लिया है और वहाँ के जो मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले सर हैं वो लेट आते हैं क्लास में और वो बताते हैं कि आज हमारा जो टिफ़िन सेंटर है वहाँ पे जो कुक है, मेन कुक, वो आया नहीं, तो मुझे वो सारा मैनेजमेंट करना पड़ा। तो इस इंसिडेंट से ये शो होता है कि जो कोचिंग्स ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती हैं, ठीक से अर्न नहीं कर पा रही होती हैं, वो अपना टिफ़िन सेंटर चलाना चालू कर देती हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, फोर्थ वाला, वो है फेलियर शुड नॉट लीड टू होपलेसनेस एंड सर्टेनली नॉट टू सुसाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस बुक से हम लोगों को सीखने मिलती है, वो ये है कि जो फेलियर है, जो असफलता है, वो कभी भी आपके अंदर होपलेसनेस लेके नहीं आनी चाहिए। आपको कभी भी निराश नहीं हो जाना चाहिए असफलताओं के कारण। और असफलता का एक जो सबसे पीक पॉइंट होता है वो सुसाइड होता है। जब आप बैक टू बैक असफल हो रहे होते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप अपना मनी, एनर्जी, टाइम सब कुछ खो चुके होते हैं, आप अपनी ओवर एज होने की लास्ट स्टेज पे होते हैं, तब भी आपको होपलेस नहीं होना चाहिए। और होपलेस होना एक अपनी जगह ठीक भी है। आप होपलेसनेस आपको एक नई ऊर्जा के साथ भर सकती है अगर आपको कोई मोटिवेट कर दे, कोई इंस्पायर कर दे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो फेलियर के बाद इतने होपलेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये चॉइस हमेशा ही गलत है। तो फेलियर शुड नॉट लीड टू होपलेसनेस एंड सर्टेनली नॉट टू सुसाइड। कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में करने के लिए और प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है, कई सारे प्रोफेशंस हैं, और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास नहीं भी कर पाते तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आपको कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। और अगर आप होपलेस हो भी जाओ तो आप अच्छे राइटर्स को पढ़ो, अच्छे व्यक्तियों को सुनो, कुछ और क्रिएटिव करने की कोशिश करो, लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। अगर आप होपलेस हो गए हैं तो कुछ नया तलाश करें, अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करें, दूसरों की बातों को सुने, बट सुसाइड इज़ नॉट द राइट चॉइस। इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे सीन दिखाई देंगे या बहुत सारे इंसिडेंट आपको पढ़ने में आएंगे जिसमें ये प्रूव होगा कि होपलेसनेस के कारण कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जो कि एक सही ऑप्शन नहीं था। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, देयर इज नो नीड टू बाय ब्रांड न्यू स्टडी मटेरियल, सेकेंड हैंड बुक्स आर इक्वली गुड एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट। दोस्तों इस बुक में एक इंसिडेंट है, जब वो लड़का अपने गांव से मुखर्जी नगर में पढ़ने जाता है तो उसके दोस्त जो ऑलरेडी वहाँ दिल्ली में रह रहे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो उसको एक दुकान पर ले जाकर बहुत सारी किताबें परचेज करवा देते हैं। और वो किताबें इतनी महंगी होती हैं कि वो बच्चा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इतनी सारी किताबें मैं पढ़ भी पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा, और इतना जो खर्चा इन किताबों में हो गया, ये शायद मेरा 1 साल यहाँ रहने का खर्चा है। तो इससे समझने वाली बात यह है कि हमें हमेशा ही पढ़ाई करने के लिए ब्रांड न्यू किताबों की ज़रूरत नहीं होती कि आप डायरेक्टली शॉप पर जाएं या ऑनलाइन साइट्स पर जाएं और नई किताबें खरीदें। जो सेकंड हैंड किताबें हैं वो भी उतनी ही अच्छी होती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं। तो अगर आप किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जो नई किताबें अफोर्ड नहीं कर सकता, और यूपीएससी की जो किताबें होती हैं वो जनरली थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो अगर आप किसी गरीब परिवार से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नई ही किताबें खरीदनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड हैंड किताबें हैं वो भी उतनी ही कीमती होती हैं, वो सारा ज्ञान उनमें भी होता है जो नई किताबों में होता है। और दूसरी बात, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं। आपको वो वही किताबें सेकंड हैंड बुक्स आपको कम पैसों में मिल सकती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको ब्रांड न्यू किताबों की आवश्यकता नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है हमारा दूसरा पॉइंट, और वो है प्रोफेशनल कॉर्टेसी फ्रॉम गर्ल्स और वुमेन इज़ नॉट लव। दोस्तों इस किताब में एक इंसिडेंट आता है जब वो स्टूडेंट जो इस बुक में मेन कैरेक्टर है, जब वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाता है, तो जनरली आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन मतलब मेन जो काउंटर जहाँ पे आप सबसे पहले जाके इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे गर्ल्स रहती हैं। और उन गर्ल्स को इसलिए रखा जाता है ताकि वो नए नए स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को
अट्रैक्ट कर सकें। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप उनको और ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा अटेंशन से सुनते हैं। तो जब वो स्टूडेंट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है तो वहाँ पे जो काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट जो बैठी होती है उससे बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करती है, उसको उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में हेल्प करती है और सारे टीचर्स के नाम बताती है, खुद का इंट्रोडक्शन देती है, उसको उस कोचिंग क्लास में विजिट करवाती है। तो उस लड़के को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो लड़की दैट गर्ल इज़ इन लव विद हिम, और फिर वो उसको मैसेज करना स्टार्ट कर देता है, उसको कॉल करता है। बट लेकिन ये जो उस लड़की का काम था वो एक प्रोफेशनल वर्क है। उसको सारे ही स्टूडेंट्स है, सारे ही पेरेंट्स जो वहाँ विजिट करते हैं उनको इतनी ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होता है, इतनी ही रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करनी पड़ती है। तो वो लड़की जो है वो उस लड़के को डांट देती है, उसको पूरे कोचिंग स्टूडेंट्स के सामने कुछ बुरा भला कह देती है कि ये क्या तरीका है, तो मुझे मैसेज नहीं कर सकते या तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं लेकिन कोई भी इस तरह से मिसबिहेव नहीं करता। तो वो जो स्टूडेंट होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टेड और गिल्टी फील करता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और इसके कारण वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, इतना नर्वस हो जाता है कि कई दिनों तक वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस इंसिडेंट से हमें इस किताब में ये सीखने मिलता है कि जो प्रोफेशनल कोर्टेसी होती है गर्ल्स की और वुमेन की, वो हमेशा ही लव नहीं होती, वो एक प्रोफेशनल चीज़ है जो उन्हें अर्निंग के लिए करनी होती है। तो आप इसको कभी भी मिसअंडरस्टैंड ना करें कि ये एक प्यार में पड़ने जैसी कोई चीज़ है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रोफेशनल कोर्टेसी फ्रॉम गर्ल्स और वुमेन इज़ नॉट लव। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स और वुमेन, it may happen with boys also. If a boy is showing some professional courtesy to you, it does not mean that he is in love with you. It is just a professional talent, and you should also understand it that he is doing it for some purpose and for some money. Don't misunderstand it as love. और दोस्तों आज का जो फर्स्ट पॉइंट है इस किताब का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस फर्स्ट पॉइंट में मैं कंपेयर करना चाहूँगा इन दो किताबों को, जो है 12th फेल और डार्क हॉर्स। दोस्तों ये जो कंपैरिजन है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो रहेंगे लैंग्वेज के ऊपर, इसके डिटेल्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, जो हम चीज़ें इन किताबों से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बुक को कंपेयर करने के लिए। दोस्तों ये जो इस तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड किताब देख रहे हैं इसका नाम है 12th फेल, और ये लिखी है अनुराग पाठक ने, और डार्क हॉर्स जो बुक है वो नीलोत्पल मृणाल ने लिखी है। और ये दोनों किताबों की जो लैंग्वेज है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर आप 12th फेल किताब पढ़ते हैं तो आपको बहुत डिसेंट भाषा मिलेगी, इसके हर एक सेंटेंस में एक इमेजिनेशन है और एक बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से इस किताब को लिखा गया है। और अगर दूसरी तरफ हम डार्क हॉर्स बुक की बात करते हैं तो अगर इसकी लैंग्वेज देखी जाए तो कहीं कहीं इसमें स्लैंग वर्ड्स भी हैं, कुछ विलेज के शब्द भी हैं, कुछ लोकल लैंग्वेज के डायलॉग्स भी हैं, उसके अलावा इसमें कुछ अब्यूजिव वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। और डार्क हॉर्स बुक की शुरुआत में नीलोत्पल मृणाल ने कहा है कि मैंने उसमें ज़्यादा भाषा में फेरबदल नहीं किया है, जिस तरह से वो रियलिटी में उन दो कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं उसको मैंने लिख दिया है। तो मैं कहूँगा कि 12th फेल बुक जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिसेंट है, और डार्क हॉर्स जो बुक है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिसेंट नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ें डार्क हॉर्स बुक को, तो इस किताब के जो अब्यूजिव वर्ड हैं, स्लैंग वर्ड हैं, उनको सीखने की कोशिश ना करें। ये प्रिकॉशन लेके आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। अगर डिटेलिंग की बात करें तो 12th फेल बुक जो है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के दोनों तरफ चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है। इसके मेन कैरेक्टर जो हैं वो मनोज शर्मा है, जो आज वर्तमान में IPS ऑफिसर हैं, और उनकी स्ट्रगल की स्टोरी इस किताब में पूरी है। तो उनके गांव से लेके और उनके IPS बनने तक का सफ़र इस किताब में समझाया गया है। वो क्या क्या कैसे कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करते हैं। कभी वो लाइब्रेरी में काम करते हैं, कभी आटा चक्की पे उनको काम करना पड़ता है, कभी अंधेरे रूम में रहकर उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। पैसों की कमी के कारण कभी कभी वो लंगर में खाना भी खाते हैं, या फिर जो अमीर लोग हैं उनके जो डॉग्स हैं उनको घुमाने का काम भी उनको करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे स्ट्रगल करके कैसे वो आगे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और फाइनली लास्ट में जाकर वो IPS ऑफिसर बन जाते हैं, ये पूरी तरह से बताया गया है 12th फेल बुक में।
और दूसरी तरफ हम देखें अगर डार्क हॉर्स किताब को, तो इसमें भी एक मेन कैरेक्टर है, लेकिन इसमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं। और इस किताब में उन सारे कैरेक्टर्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी लर्नेबल है। उनके आपस में जो डायलॉग एक्सचेंज होता है, और ये जो 5-6 लोग आपको डार्क हॉर्स किताब में मिलेंगे, उन सारे 5 लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, और लास्ट में जाकर उनकी सक्सेस और फेलियर की कहानी भी अलग अलग होती है। तो इस किताब में अगर आप देखेंगे तो कहीं अगर हैप्पी एंडिंग मिलेगी आपको, तो कहीं सैड एंडिंग भी मिलेगी। तो ये इन किताब की डिटेल है, और इन दोनों किताबों में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, और मैं ये दोनों किताबें आपको टोटली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप किसी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये किताबें पढ़नी ही चाहिए, टोटली रिकमेंडेड। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 3 बुक्स बताई थी जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। उसमें एक और किताब थी जिसका नाम था रुक जाना नहीं, जो कि मिस्टर निशांत जैन की थी। तो वो किताब भी इम्पोर्टेंट है, और 2 ये किताबें इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हमने जानी है 10 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डार्क हॉर्स बुक से मैंने सीखी हैं। तो आप ये किताब परचेज़ कर सकते हैं, और ये जो 10 चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं इनको आप डिटेल में इस किताब के अंदर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि फर्स्ट में हमने कंपेयर किया। दूसरा जो पॉइंट था वो प्रोफेशनल कॉर्टेसी फ्रॉम गर्ल्स और वुमेन इज़ नॉट लव। तीसरा जो पॉइंट था देयर इज़ नो नीड टू बाय ब्रांड न्यू स्टडी मटेरियल। सेकेंड हैंड बुक्स आर इक्वली गुड एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट। चौथा जो पॉइंट था वो था फेलियर शुड नॉट लीड टू होपलेसनेस एंड सर्टनली नॉट टू सुसाइड। फिफ्थ जो पॉइंट था वो था कोचिंग्स दैट डू नॉट डू वेल स्टार्ट टिफिन सेंटर। सिक्स जो पॉइंट था वो था इंग्लिश न्यूज़पेपर इज स्टेटस एंड इंटेलेक्चुअल सिंबल। 7 जो पॉइंट था वो था हाउ स्टूडेंट फूल देयर फैमिलीज। 8th जो पॉइंट था वो था हाउ टू चूज अ गुड कोचिंग। 9th जो पॉइंट था वो है सिविल सर्विसेज नॉट एवरीथिंग। और 10th जो पॉइंट है वो है रियलिटी ऑफ गुड कोचिंग्स एंड बैड कोचिंग्स। तो दोस्तों ये जो 10 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं, आप इनको और डिटेल में समझ पाएंगे जब आप इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे। और तो आप ये बुक परचेज करिए, काफ़ी सस्ती किताब है, आप इसको खरीदिए, ध्यान से पढ़िए। हो सकता है आपको उसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलें। मुझे जो 10 चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने आपको आपके साथ शेयर की हैं, और इन 10 चीज़ों को ढूंढने में मेरे जो सर हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको भी मैं इस वीडियो के लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो आप इस बुक को खरीदिए, पढ़िए, और इस वीडियो के नीचे आपका जो रिव्यू है वो भी आप मुझे दीजिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाकर मेरे प्रोफाइल पर या फिर मेरे चैनल के पेज पर जाके जुड़ सकते हैं। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।